ये बात तो सच है, वक्फ बोर्ड बिल पास होना ना होना वो तो अलग है, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति खत्म है। वो 4 लाइनें नीतीश कुमार के लिए कि इतनी बेबसी में गुजरी है ज़िंदगी, अब तो मुकद्दर भी बेबसी का गुलाम हो गया, ठीक, और अपने हुनर से मिली कामयाबी इतनी, सपने रहे अधूरे और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया। तो नीतीश कुमार का भैया यही हाल है कि बस वो मुख्यमंत्री पद पर बने हैं, बाकी मुख्यमंत्री वो है नहीं, चला तो भाजपा ही रही है उसको। और नीतीश कुमार के लिए वही कि सारी ज़िंदगी नाम कमाने के लिए मेहनत करते रहे हम, ठीक है, एक बार बदनाम किया हुआ सारी दुनिया में नाम हो गया। तो भाई नीतीश कुमार की राजनीति का तो अंत है ही, और नीतीश कुमार की जो चुप्पी है ना, ठीक है, वो 2 चीज़ों की तरफ, ठीक है, इशारा करती है। पहला ये कि नीतीश कुमार, ठीक, अब राजनीति में आगे नहीं रहेंगे। दूसरा ये कि नीतीश कुमार ने एक या तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, ठीक, पीछे बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर ठीक है आगे उनकी राजनीति का बिल्कुल अंत है, वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहाँ तक है बर्बाद होता बिहार इसलिए नीतीश कुमार, बिहार में भ्रष्टाचार की भरमार इसलिए नीतीश कुमार, बिहार के लोग आज कोई सुविधा मांग, ऐसी मानसिकता कर दी नीतीश कुमार के शासन ने कि बिहार के लोग आजकल सरकार से कुछ डिमांड भी नहीं करते। आप बिहार में जाओगे ना, वहाँ स्कूल नहीं है लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं है। पूरा सिस्टम प्राइवेटेशन ने घेर रखा है, प्राइवेट संस्थानों ने घेर रखा है। लोग शिकायत नहीं करते बिहार के लोग बस्ता उठाते हैं और दिल्ली निकल पड़ते हैं सुविधाओं के लिए। बिहार में रोजगार नहीं है, बस्ता उठाते हैं बाकी राज्यों में निकल पड़ते हैं। भाई इलाज नहीं है, बस्ता उठाते हैं बाकी राज्यों में निकल पड़ते हैं। ये नीतीश कुमार की देन है, नीतीश कुमार के शासन की देन है, और नीतीश कुमार के पलटू राम राजनीति की देन है। अगर नीतीश कुमार एक रीढ़ के नेता होते तो जेल जाना मंजूर करते, लेकिन पलटी मारना मंजूर नहीं करते। लालू यादव पे लाख भ्रष्टाचार के आरोप लगते हों, लेकिन रीढ़ का नेता मानता हूं कि अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार की राजनीति कैसी राजनीति है भाई? तुम भले ही रिकॉर्ड बनाओगे मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन देश के सबसे घटिया नेता में गिने जाओगे और गिने जा रहे हो। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बना दिया कि बिहार में सर्वे सर्वा रहे, सरकार किसी की रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन घटिया मुख्यमंत्री की श्रेणी में आओगे। ये जो उपलब्धि है ना, नीतीश कुमार ने जो एक इमेज बनाई थी वो भाजपा के साथ दल बदल में सब खराब कर दी। अभी एक बीजेपी का नेता है बिहार में, बेगूसराय में उन्होंने वो लगाया और उसमें कंबल बांट रहे हैं, इस गर्मी में कंबल बांट रहे हैं। हाँ, यही तो बिहार है, बिहार में यही तो बिहार है भाई। अब के एक कहानी सुनी, वो बात है कि अंत भला तो सब भला, और नीतीश कुमार का तो अंत ही बुरा हो गया। जाते जाते राजनीति में इस कदर बदनाम हो गए कि भाई जाने के बाद लोग कहेंगे नहीं कि भैया ये मुख्यमंत्री कुछ करके गए। बहुत योगदान है नीतीश कुमार का हालांकि बिहार के लोगों के लिए कुछ मामलों में, लेकिन इसके बावजूद उनकी राजनीति में पलटने की प्रथा ने उनको बदनाम करके रख दिया। क्या लग रहा है सर, इससे फायदा किसको पहुंचेगा? क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? संपूर्ण रूप से इससे फायदा किसी को नहीं पहुंचेगा। बीजेपी को पहुंच रहा है वो अलग बात है, मैं देश के फायदे को फायदा समझता हूँ, ना बिहार के लोगों को। बिहार में आज रोजगार नहीं है, बिहार में आज स्कूल नहीं है, ठीक है, बिहार में आज शिक्षा नहीं है, बिहार में आज कारोबार नहीं है। अब की बार नीतीश कुमार भी नहीं होंगे और उसके बाद बीजेपी आएगी, और यकीन मानना जो बिहार में सुकून है वो भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, बीजेपी जीत जाएंगे इस बार? बिल्कुल जीतेगी, और बिहार में जो सुकून है वो भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा भाई, थोड़ा बहुत आकलन हम भी कर लेते हैं, जो हवा का रुख है बहता वो हम देख लेते हैं। रोजगार नीतीश कुमार के अलावा इस बार सुकून भी नहीं है बिहार में। अभी जो है वहाँ पर राहुल गांधी भी वो निकाल रहे, पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस को कुछ फायदा पहुँचेगा? राहुल गांधी के बारे में बस मैं एक बात कहूँगा कि भाई अपने आसपास के कटघरे से बाहर निकलना सीख जाए वो व्यक्ति। उसके आसपास जो विचारधारा घूम रही है, राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी के सलाहकार जो होंगे ना, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की प्रतिभा को निखरने नहीं दिया। ठीक है, तो राहुल गांधी अभी तक सड़क को नहीं समझे, संसद समझ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर ली, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा में वो देश को समझ पाए वो देश का 2% है। अभी 98% देश को समझना बाकी है, और उसके लिए राहुल गांधी को अभी बहुत मेहनत करनी है। बिहार तुम जा रहे हो, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हो, तुमने अपनी इमेज को पप्पू की इमेज से पापा की इमेज में बदल दिया है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को अभी बहुत संघर्ष करना है। मोदी का दौर है, अगर ये अटल बिहारी वाजपेयी का दौर होता तो शायद राहुल गांधी का संघर्ष कम हो जाता, लेकिन ये पाखंड का दौर है, ये अंधविश्वास का दौर है, ये हिंदू मुस्लिम का दौर है, ये देश में लड़ाने का दौर है, ये फूट डालो राजनीति करने का दौर है। और इस दौर में अगर तुम्हें लड़ना
है, अंग्रेजों वाला दौर समझो इसको, अगर लड़ना है तो तुम्हें गांधी बनना पड़ेगा, तुम्हें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तुम्हें नमक कानून तोड़ना भी पड़ेगा, तुम्हें भैया यात्रा भी करनी पड़ेगी, कपड़े भी त्यागने पड़ेंगे, इस देश की पीड़ा को समझना भी पड़ेगा। राहुल गांधी अभी उस पीड़ा से बहुत दूर है। अभी जो कंगना रनावत का एक बयान आया है, वो कह रही है कि चांद में तो दाग है लेकिन मोदी जी में दाग नहीं है। भाई तो कंगना रनावत अपना चश्मा बदल ले, ठीक है, क्योंकि कंगना रनावत का जो चश्मा है वो मोतियाबिंद का चश्मा है। जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो दाग कहाँ से दिखेगा। और एक बात बता देता हूँ कंगना रनावत जी के लिए कि दाग अच्छे होते हैं, क्योंकि दाग लगने के बाद धुलाई होती है, सफाई होती है, और जिसने दाग देखा ही नहीं वो अपने आप को वॉश करने को तैयार ही नहीं, वो अपने आप को सही करने को तैयार नहीं। कमियां सब में होती हैं, जो कमियों को स्वीकार कर लेता है वो कमियों में सुधार कर लेता है। ये इतनी अहंकारी सरकार है और अहंकारी कंगना जी हैं कि जो अपनी कमियों को देखने को तैयार नहीं और सुधारने की तो बात बहुत दूर की बात है। रेखा गुप्ता ने एक बयान दिया है जिसमें बवाल हो रहा था, अखिलेश यादव बहुत नाराज है, वो कह रहे हैं कि टूटी सूट बोला है। क्या बोला है? टूटी सूट, टूटी निकाल के लेके जाने वाली। अच्छा, मुझे नहीं लगता, गुप्ता के इंटरव्यू में बोला है। मुझे लगता है कि उन्हें उतना सीरियस लेना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना तो वो कहते हैं ना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है रेखा गुप्ता जी, ठीक है, मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन भाई अब वो बयानों से ही चर्चा में रहना चाहती हैं। दिल्ली में काम करके चर्चा में रहना हर किसी की बस की बात नहीं है। स्कूल बनाकर चर्चा में रहना, मनीष सिसोदिया बनना हर किसी की बस की बात नहीं है। हॉस्पिटल बना के चर्चा में रहना, सत्येंद्र जैन बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। देश में बिजली माफ करके एक राज्य में, ठीक है, बिजली की सप्लाई करके, ठीक है, चर्चा में बने रहना, केजरीवाल जैसा बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। 7 जन्म लेने पड़ेंगे रेखा गुप्ता को केजरीवाल बनने। लेकिन वो सीधा ही बोले कि आतिशी बेवकूफ है। आतिशी के बारे में जब पूछा क्या करे बेवकूफ है। भैया मैंने ये सुना था कि आदमी सामने वाले में अपने प्रतिबिंब देखता है। किसका? अपने अक्स का प्रतिबिंब, ठीक है, यानी जो उसका किरदार है वो उसका प्रतिबिंब देखता है। अगर किसी को आतिशी जो है घटिया दिख रही है तो जाहिर सी बात है वो भी घटिया ही होंगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी। मोदी जी को राहुल गांधी मूर्खों के सरदार लगते थे। तो किसी ने कहा था कि सामने वाले में अपने नेचर का प्रतिबिंब देखता है। तो अगर किसी को कोई घटिया लग रहा है तो वो स्वयं घटिया है। तो बिहार में क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव को कुछ फायदा पहुंचेंगे ये वोट पास? तेजस्वी यादव को देखो वक्फ बोर्ड से तो फायदा होना है नहीं होना, वक्फ बोर्ड फायदे और नुकसान का मुद्दा नहीं है। मुसलमानों के नाराजगी है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ मुसलमान भी वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसको समझना तो सीधे तौर पे ही समझो। शोले पिक्चर देखी आप लोगों ने? शोले पिक्चर में जय और वीरू थे। बसंती जो थी वो वीरू को पसंद करती थी, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि यहाँ पर बसंती वक्फ बोर्ड है, ठीक है, और जय वो मुसलमान है, ठीक है, जो मोदी जी के सपोर्टर हैं, ठीक है, सॉरी मोदी जी के विरोधक हैं, और वीरू वो मुसलमान है जो मोदी जी के सपोर्टर हैं। वीरू का दिल बसंती पे आ गया है और बसंती के लिए हम नहीं देते, हम तो उससे रिश्ता नहीं रखते। तो वीरू कहता मैं गब्बर से दोस्ती करूंगा, तेरी इज्जत लुटवा दूंगा। तो यहाँ पर ये हुआ, यानी जो मुसलमान व्यक्ति अपनी कौम का नहीं हुआ, ठीक है, अपनी चीज़ों और हुकूक को नहीं समझता, वो दुश्मन से जा मिला अपनों के विरोध के लिए, तो फिर वो कैसा मुसलमान हुआ? महिला को फायदा पहुंचाएंगे। मैं महिला को उतना ही फायदा पहुंचेगा जितना दिल्ली में पहुंचा। 2500 रुपये मिल रहे थे ना, उतना ही फायदा पहुंचेगा, और देश को भी उतना ही फायदा पहुंचेगा जितना देश में 15 लाख मिल के हुए, ठीक है। वक्फ बोर्ड, एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। इतनी जमीन की 3 बांग्लादेश जैसे देश बनाए जा सकते हैं। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने भारतीय मुसलमानों के लिए कोई चैरिटी नहीं करी। भारत के मुसलमान सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, भारत के मुसलमान शहरों में किराए पर रह रहे हैं, भारत के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं। वक्फ बोर्ड ने स्कूल नहीं खोले, हॉस्पिटल नहीं खोले, मानता हूँ। वक्फ बोर्ड के मुबल्लिगों ने भ्रष्टाचार किया, मानता हूँ। वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत थी, मानता हूँ, लेकिन संशोधन सरकार कर रही है, इस पे दिक्कत है, करने वाले की नीयत पर दिक्कत है भैया, ठीक है। और एक बात बताओ, जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उतनी तो भारत में कई मंदिरों के पास है, उससे कई गुना ज्यादा। इसका आंकड़ा सीधे तौर पर इस तरीके से लगा सकते हो कि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं और 20 लाख मंदिर हैं। तो अगर मस्जिदें 3 लाख हैं और 20 लाख मंदिर हैं तो जमीनें कितने गुना ज़्यादा होंगी। और अगर वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं किया तो क्या मंदिरों ने बहुत कुछ किया है? और किया है तो भारत का 80 करोड़ व्यक्ति राशन की लाइन में क्यों लगा है? अगर किया है तो भारत में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा क्यों है? अगर किया है तो भारत में कोरोना में ऑक्सीजन की कमी क्यों थी? अगर किया है तो भारत में हॉस्पिटलिटी बदहाल में क्यों
क्यों है? अगर किया था तो सड़कों का हाल बुरा क्यों है? अगर किया है तो भाई भारत में इतना सारा हिंदू है फिर भी प्राइवेट सेवाओं पर स्थिर है, प्राइवेट सेवाओं का मोहताज है। सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ती है, कभी बेड नहीं मिलता, कभी ऑक्सीजन बेड नहीं मिलता, एक अल्ट्रासाउंड की डेट के लिए 6-6 महीने की डेट मिलती है। अगर वास्तव में वक्फ बोर्ड ने काम नहीं किया है तो काम तो हिंदू मंदिरों ने भी नहीं किया है, जिनके अधीन भाई वक्फ बोर्ड से 3 गुना 4 गुना ज्यादा जमीन है। अगर बिल वक्फ बोर्ड के खिलाफ आया था, अगर बिल वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए आया था, तो मंदिरों के बिल में संशोधन कौन करेगा? इस देश के धर्म में हर धर्म के लिए संशोधन कौन करेगा? अगर मोदी जी इस देश में वास्तव सुधार की सोच रखते तो वो धर्म के हिसाब से बिल नहीं लाते, वो देश में धर्म के हिसाब से एक धर्म को टारगेट करके बिल नहीं लाते। वो जो कानून मुसलमानों के लिए ला रहे हैं वही हिंदू धर्म के लिए भी ले आते, तब तो मानते मोदी जी इस देश में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी धर्म को टारगेट करके अपनी राजनीति सीधा करना, वक्फ बोर्ड में होगा कुछ नहीं, इसके बाद भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड के मुबल्लिक यानी मैनेजर कर रहे थे, अब वो भ्रष्टाचार जिले के डीएम करेंगे, अब वो भ्रष्टाचार उस सदस्य की कमेटी के लोग करेंगे, राज्य के सरकारी लोग करेंगे, और जमीन की खरीद फरोख्त होगी मगर अब सरकारी होगी। पहले इलीगल तरीके से उस बोर्ड के लोग कर रहे थे, अब भी इलीगल तरीके से करेंगे मगर सरकारी लोग करेंगे। और अब तक तो तुम वक्फ बोर्ड पर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो कि ऐसा क्या हुआ, क्यों किया, वक्फ बोर्ड फलाना ढिमकाना। आज के बाद तुम चीख भी नहीं पाओगे क्योंकि सरकार इन्वॉल्व हो गई। लास्ट सवाल है, इससे बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा? किस बार कौन बाजी मारेगा? बिहार की राजनीति में वक्फ बोर्ड का कोई प्रभाव नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। बिहार का मुसलमान अलग मिजाज का है और बिहार में उतनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में। राजनीति इन्हें बिहार की नहीं साधनी, इन्हें पूरे देश में उथल पुथल मचानी है। ठीक है, बिहार की राजनीति में फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जो नेता हैं वो छोड़ के भागेंगे। पब्लिक तो वोट देती आई है, पब्लिक वोट देगी। नीतीश चच्चा की राजनीति खत्म हो चुकी, लालू प्रसाद यादव की राजनीति चल रही है। बीजेपी हुक से क्रुक से खरीद फरोख्त करके भैया सीट जीतती आई है। चुनाव आयोग उनकी जेब में बैठा है, मशीनों की गड़बड़ी वड़बड़ी ये सब चलती रहती हैं। भाई अगर मोदी जी ने ठान ली और अमित शाह जी ने ठान लिए तो जीत ही जाएंगे।